हेलो गाइस, आज हम एक पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टू सम। ये प्रॉब्लम इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ हमें एक एरे दिया गया है जिसमें इंटीजर्स या नंबर्स हैं। उसके बाद एक टारगेट नंबर भी दिया गया है। हमें एरे में से दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम टारगेट के बराबर हो। फिर हमें इन दोनों नंबर्स के इंडिसेस रिटर्न करने हैं और हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और कंडीशन ये है कि हम एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारा एरे है 2, 7, 11, 15 और टारगेट दिया है 9। तो हमें इस एरे में दो एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं जिनका सम करने पर, मतलब कि उन्हें ऐड करने पर 9 आए। तो आंसर होगा 2 और 7, क्योंकि 2 और 7 को जोड़ने पर 9 आता है। और इसकी इंडेक्स वैल्यूज रिटर्न करनी है तो आउटपुट होगा 0, 1, क्योंकि 2 की इंडेक्स वैल्यू 0 है और 7 की इंडेक्स वैल्यू 1 है। इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है, एक एफिशिएंट सॉल्यूशन जो हैश टेबल का यूज करता है और एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। हम दोनों सॉल्यूशंस देखेंगे और दोनों को कंपेयर भी करेंगे। हैश टेबल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम नंबर्स स्टोर करते हैं। इसमें हर नंबर एक की होता है और उसकी इंडेक्स वैल्यू उसकी वैल्यू होती है। ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी नंबर को बहुत जल्दी चेक कर सकें कि क्या वो पहले से उसमें हैश टेबल में है या नहीं, और अगर है तो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है। इससे हमारा सर्च बहुत फास्ट हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ये एक सिंपल सॉल्यूशन है जिसे ब्रूट फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। जैसे हमने एरे का पहला नंबर लिया, फिर उसे एरे के बाकी नंबर से कंपेयर किया एक एक करके। अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एरे के दूसरे नंबर से बाकी के एलिमेंट्स को कंपेयर किया। ऐसे ही करते रहेंगे जब तक कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। इसके लिए एक लूप बनाया आई से उस नंबर के लिए जिससे हम बाकी के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। फिर दूसरा लूप बनाया वेरिएबल जे के लिए और उसे स्टार्ट करेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके अगले एलिमेंट से, और आगे बढ़ते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे कि उनका सम टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर है तो रिटर्न कर देते हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू, अगर नहीं है तो लूप आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ब्रूट फोर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरे है 3, 2, 4, 11 और टारगेट है 6। तो पहला लूप स्टार्ट होगा 3 से और दूसरा लूप उसके अगले वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा जो कि है 2 से। अब इफ में 3 और 2 का सम चेक किया कि 6 के बराबर है, जो कि नहीं है, तो अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा, 2 से आएगा 4 में। फिर इफ में कंपेयर करेगा कि 3 और 4 का सम 6 के बराबर है, जो कि नहीं है, तो अंदर वाला लूप फिर से आगे बढ़ेगा। फिर 3 और 11 का सम चेक करेंगे कि 6 के बराबर है, जो कि नहीं है, फिर जे इंक्रीमेंट होगा। अब अंदर वाले लूप के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई है तो बाहर आएगा और बाहर का लूप आगे बढ़ेगा, तो 3 से आगे बढ़ के जाएगा 2 में। फिर अंदर का लूप स्टार्ट होगा 2 के अगले एलिमेंट से जो कि है 4। तो चेक होगा कि 2 और 4 का सम 6 के बराबर है, तो हाँ है, तो रिटर्न कर देगा आई और जे जो कि उनकी इंडेक्स वैल्यूज है, और वही हमें आउटपुट में देना था। एंड डन। तो ये सॉल्यूशन काम तो कर रहा है, लेकिन क्या ये एफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 2 नेस्टेड लूप यूज करने पड़ रहे हैं। वर्स्ट केस में हम ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं एरे में, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n²). बड़े एरेज के लिए ये बहुत ही स्लो हो जाता है। तो क्या कोई बेटर सॉल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। हम हैश टेबल का यूज करके इसे और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो हैश टेबल सॉल्यूशन। हैश टेबल का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को एक ही लूप में सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाएगी, जो कि ब्रूट फोर्स के O(n²) से बेटर है। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक एम्प्टी हैश टेबल बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट में हम इसे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एरे के हर एलिमेंट पर एक लूप चलाएंगे। लूप के अंदर हर इटरेशन में हम करंट नंबर जो कि अभी चल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट वो नंबर है जो कि करंट नंबर के साथ ऐड होके टारगेट बनाएगा। मतलब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम 2 एलिमेंट्स को ऐड करके चेक कर रहे थे कि क्या टारगेट के बराबर है। यहाँ हम टारगेट से हर वैल्यू माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसे चेक करेंगे कि क्या वो हैश मैप में है। अगर कॉम्प्लीमेंट हैश टेबल में है, इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिल गया। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम करंट नंबर को हैश टेबल में ऐड कर देंगे।
यहाँ हम नंबर को की के रूप में और उसकी इंडेक्स वैल्यू को वैल्यू के रूप में स्टोर कर रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत होइए, एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। तो हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे इटरेशन 1 में पहले i 0 से स्टार्ट हुआ और 0 इंडेक्स वैल्यू है 3 की। कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया 6 - 3 जो कि होगा 3। हैश टेबल खाली है, 3 वहाँ पे नहीं मिला, तो हैश टेबल में ऐड करते हैं 3 उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 के साथ। फिर i इंक्रीमेंट हुआ, लूप आगे बढ़ा। इटरेशन 2 में i अब 1 हो गया है, तो 1 इंडेक्स वैल्यू है 2 की, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया 6 - 2 आ गया 4। 4 अभी हैश टेबल में नहीं है, तो फिर से उस एलिमेंट को यानी कि 2 को स्टोर किया उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ की वैल्यू पेयर में, तो हैश टेबल अपडेट होके ऐसा हो गया। इटरेशन 3 में जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तब फिर से कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया 6 - 4 जो कि होगा 2। चेक करते हैं कि क्या 2 हैश टेबल में है। हाँ है, तो 2 का इंडेक्स 1 और करंट इंडेक्स मतलब कि जो अभी लूप में इंडेक्स चल रहा था जो कि है 2, रिटर्न करते हैं 1 2। हमारा सॉल्यूशन मिल गया, इसलिए हम लूप से बाहर आ जाते हैं। हमारा फाइनल आंसर 1 2 है जो कि 2 और 4 के इंडेक्स वैल्यूज हैं और 2 + 4 = 6 जो कि हमारा टारगेट है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम हैश टेबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट एरे में कंपेयर क्यों नहीं कर देते कॉम्प्लीमेंट को। अगर हम डायरेक्ट एरे में कंपेयर करते तो हमें हर एलिमेंट के लिए पूरा एरे दोबारा चेक करना पड़ता। ये अप्रोच ब्रूट फोर्स जैसा ही हो जाता, जिसका प्रॉब्लम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये बड़े एरेज के लिए बहुत स्लो हो जाता है। इस अप्रोच में हमने एक ही बार एरे को ट्रैवर्स किया, मतलब कि एक ही बार लूप चलाना पड़ा, जो इसे O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। सो उम्मीद है कि ये डिटेल्ड वीडियो आपको इस प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू।